and then we'll start the topic. Okay, so अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। कल हमने थोड़ी सी बात की थी कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारे हमने डिटेल में देखा था। आज हम जरा डिटेल में डेप्थ में वैक्सीनेशंस को देखेंगे। चैप्टर्स के नाम बता दें बेटा। अभी बुक बुक आपने दी बुक में सारे चैप्टर्स के नाम गिवन है। इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर 27, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हंसा, आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? ओके, सो कल हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज बायोलॉजी एंड व्हाट इज बायोलॉजी एंड बायोलॉजी फॉर वेलफेयर, और साथ साथ में हमने डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है, रोल ऑफ माइक्रोब्स, ये सारा हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है यस वैक्सीनेशन एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। सो वी विल टॉक अबाउट द 27 चल रहा है भाई, ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। चैप्टर नंबर 27, 27 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, 27 27, ठीक है, लास्ट चैप्टर। ओके, सो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा वैक्सीन का डिस्कस किया था। यस, वैक्सीन क्या होती है हमारे पास? वैक्सीन हमारे पास, दिस इज अ प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। एक होता है डिजीज का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम कब करते हैं? ट्रीटमेंट जब करते हैं जब डिजीज हो जाती है। और एक होता है हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या करते हैं हम? हमें डिजीज होती है, मतलब डिजीज होने से पहले ही हम क्या करते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, अपने ब्लड में या बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं टू कॉम्बैट द अपकमिंग इन्फेक्शन। ओके, तो वैक्सीन इज द आर्टिफिशियल वे ऑफ क्रिएटिंग इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्रिएट होती है इससे फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक हो गया। कल हमने इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का भी देख लिया था। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, और उसके जो 4 मेन स्टेप्स थे। अच्छा, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, देयर इज अ प्राइमरी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हमने कल बात कर ली थी इसकी, ठीक है। प्राइमरी में क्या आता है? प्रिवेंटिव केयर आती है। सेकेंडरी में क्या है? आपको डिजीज हो गई लेकिन फौरन से डायग्नोज करके फौरन से ट्रीटमेंट। और टर्शियरी में क्या है? रीअकरेंस को रोकना है, ठीक है। और इसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कोविड-19 की। ठीक हो गया। सो ओके, नाउ यस, मेजर मैकेनिज्म ऑफ डिजीज मैनेजमेंट। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मेजर मैकेनिज्म, और अल्टीमेटली हम वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे। सो मेजर मैकेनिज्म में कल हमने देखा था, तो हमारे पास सबसे पहले एक है बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। दूसरा है कल्चर कंट्रोल, तीसरा है केमिकल कंट्रोल, इन चौथा और कुछ भी है वो देखेंगे आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या है? इट इज द कंट्रोल ऑफ डिजीज थ्रू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, कल हमने बात की थी एक चीज ज़ूनोटिक ओरिजिन की, ज़ूनोसिस इफेक्ट या ज़ूनोटिक ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम अपना कांटेक्ट डिक्रीज कर रहे हैं ना वाइल्ड एनिमल से, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। या फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास लेट्स सपोज जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स, ठीक है, रोडेंट्स, रोडेंट्स जैसे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास चूहा हो गया, रेट, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से भी कुछ डिजीज फैलती है ना, कई सारी ऐसी डिजीज हो सकती हैं उसके थ्रू। तो हम क्या करते हैं, अपनी कैट अपने पास ना कैट रख दें, कैट। तो कैट क्या करेगी? उन रोडेंट्स को खाएगी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया हमारे पास इस तरह से, ठीक है। कैट ने बिल्ली को कैट ने रेट को खा लिया, ठीक है, रोडेंट्स को खा लिया। तो अब उनसे जो डिजीज होगी या आने आगे फैलने का जो चांस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला कंट्रोल कैसा है? दिस इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। ओके, पहला वाला मैंने मिस कर दिया, ठीक है। होस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। होस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जो होस्ट है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में अगर इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, या ह्यूमन बॉडी में कोई पैथोजन आया है, तो वो बॉडी रेजिस्ट करती है ना। फॉर एग्जांपल हमें जैसे ही कोई पैथोजन आता है, कोई तो हमें फौरन से फीवर हो जाता है। तो फीवर एक रेजिस्ट करने की वो है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो ये रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। तो नंबर 1, होस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉजेटिव एजेंट।
तो कॉजेटिव एजेंट के लिए होस्ट की रेजिस्टेंस, ठीक है। नंबर 2 बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमने देखो ये देख लिया कि रोडेंट्स जो है वो इस तरह से कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पास बहुत सारे लार्वा होते हैं ना, लार्वा, ठीक है, लार्वा भी डिजीज कॉज कर देते हैं। तो हम वहां पे पॉन्ड में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां छोड़ दें या ऐसी फिशेस छोड़ दें जो उस लार्वा के ऊपर फीड करें, उस लार्वा खत्म होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, डिजीज ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक पहले दो क्लियर है आप लोगों को, होस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉजेटिव एजेंट और बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में कोई बायोलॉजिकल सिस्टम होगा, ठीक है, और होस्ट रेजिस्टेंस में तो होस्ट की अपनी पर्टिकुलर अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। इसके बाद है कल्चर कंट्रोल। तो कल्चर ये वो वाला कल्चर नहीं है, सिंधी कल्चर या फलाना कल्चर, ये वो कल्चर, ठीक है। इट इज यूजुअली एंगेजिंग द एनवायरमेंटल चेंजेस, आइदर हैविंग पेट्स और डिजीज एज वेल। It is based on intercropping, crop rotation, field sanitation, and manipulation of separate dates. Okay, so आप लोगों ने नाम सुना है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन? वालेकुम अस्सलाम नताशा, वेलकम। बहुत जल्दी आ गई आप, वेलकम। खुशामदीद, बहुत जल्दी आ गई आप। वेलकम। नाश्ता? अभी खाने का टाइम होगा। क्रॉप को घुमाना, वेरी गुड अक्सा, शाबाश। गोल गोल घुमाना, जिसे आप लोग गोल गोल घुमाते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक जमीन है, लेट्स सपोज, इसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ चीजें ऐसी हैं या कुछ ऐसा हो गया है कि वो जो है ना क्रॉप को कुछ ना कुछ डिजीज हो गई, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, उस क्रॉप को वहां ना करके किसी दूसरी जगह पे उगा लेते हैं, ठीक है। या पहले फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। उस पूरा जो फील्ड होती है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया सैनिटेशन कुछ भी इस तरह से करके, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो क्रॉप उगाते हैं। या फॉर एग्जांपल अज्यूम करो अगर इस वाली पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कोई डिजीज हो रही है ना, तो हम यहाँ पे कोई दूसरी क्रॉप उगा लें, अज्यूम करो, लेट्स सपोज, ठीक है। तो दिस इज क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो हम कल्चर कंट्रोल में क्या आएगा कि environmental changes, either having pests or disease pets। दूसरी क्यों, दूसरी इसलिए ना कि देखो पहली वाली रेजिस्टेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल ना रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक है। पहली वाली रेजिस्टेंट नहीं है तो दूसरी वाली रेजिस्टेंट है, वो वाटर मतलब वो उस डिजीज को अच्छे से टॉलरेट कर पा रही है, तो इसलिए, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ में है, यहाँ पे पेस्ट था, पेस्ट मतलब जो माइक्रो वो होते हैं, पेस्ट कंट्रोल आप लोगों ने सुना होगा ना, पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट जो छोटे छोटे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद है केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल तो नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या यूज होगा भाई, तो इसमें केमिकल यूज होंगे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट डिजीज। इट इज नेसेसरी टू स्प्रे एट एरिया वेयर वेक्टर बोर्न डिजीज इज फाउंड और इट प्रोड्यूस प्रॉब्लम। ओके, तो केमिकल में हम क्या करते हैं, केमिकल में हम ना कोई केमिकल स्प्रे वगैरह करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसान आते हैं या घरों में आपने देखा होगा अक्सर जो है वो स्प्रे करते हैं, ये जो खड़ा पानी होता है वहां पे मलेरिया को बचाने के लिए स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो मलेरिया को वो करने के लिए स्प्रे करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्प्रे करते हैं और इससे हमारे पास, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना, बुक से रीड कर लेना, मेरा काम है जस्ट आइडिया देना। वेक्टर बोन, वेक्टर एक वो होता है, ठीक है। वेक्टर मतलब वो चीज, वेक्टर का मतलब होता है बेसिकली कोई गाड़ी, ठीक है, व्हीकल। जैसे मैंने आप लोगों को वेक्टर पढ़ाया था ना बायोटेक्नोलॉजी में, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, कि वहां पे हमारे जो रिकम्बिनेंट डीएनए को लेके कौन जा रहा है, जो कैरी कर रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। जैसे जो हमारे पास
मलेरिया का मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है, तो मॉस्किटो उसका वेक्टर हो गया, तो वेक्टर को कंट्रोल करना, या उसके लार्वा को जैसे वो स्प्रे करके वो कर देते हैं। ठीक है, ओके। आप लोगों ने ये कभी गौर किया, ये मच्छर जो पानी के ऊपर खड़े होते हैं तो वहां पे उनके लार्वा ग्रो करते हैं, तो उसके ऊपर जब केमिकल जो केरोसिन ऑयल या कोई ऐसी चीज वो करते हैं तो फिर वो क्यों ऐसा वो हो जाता है? पता है आपको? पता है वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना ऐसे, वाटर के ऐसे ड्रॉप्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के से ड्रॉप्स होते हैं, उसके ऊपर मच्छर आके बैठता है। नहीं, मैं लिख रहा हूँ, नजर आ रहा है? मैं लिख रहा हूँ। यस, मैं लिख रहा हूँ। तो हमारे पास ना कैसे काम करती है ये? मच्छर को जैसे मारते हैं, उसको कोई केमिकल नहीं होता, उसमें केरोसिन ऑयल यूजुअली होता है या कोई ऐसी चीज होती है, ऐसी चीज होती है जो पानी की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर दे। जो मच्छर होता है ना, मच्छर बहुत छोटा होता है, पता है? वो जैसे ही पानी के ऊपर जाके बैठता है ना, अज्यूम करो ये एक मच्छर है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो ये पानी के ऊपर बैठता है, तो इसका जो वेट है ना, इसका वेट नीचे की तरफ लगता है, और नीचे से पानी का सरफेस टेंशन भी होता है ना, तो सरफेस टेंशन इस वेट को ना बराबर कर देता है। लेकिन जब केरोसिन ऑयल इसके अंदर या कोई चीज डाल देता है ना, तो वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। सरफेस टेंशन जैसे डिक्रीज होता है, जैसे ही मच्छर फिर बैठने लगता है ना, तो वो नीचे गिरने लगता है, मतलब पानी के अंदर जाने लगता है। ठीक है, तो इसलिए वो बैठेगा नहीं, वो बैठेगा नहीं तो उसका लार्वा उधर ग्रो नहीं करेगा, लार्वा ग्रो नहीं करेगा तो अल्टीमेटली उसको मौत आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 3-4 तरह के कंट्रोल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, इसके बाद है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आईडीएम्स। तो आईडीएम के क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहले भाई, द अप्रोच एम इज इफेक्टिवली heart disease prevalence, conduct protective trial, assess effectiveness of preventive measures in reducing risk of impact disease, eliminating biological causative agent, active immunity, participating in awareness of through print and electronic media play a pivotal role. Various preventive measures including drug treatment, therapies, and vaccination are available, underscoring the importance of avoiding self-medication and seeking professional medical assistance. क्लियर हो गया सब लोगों को यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को? मैंने भी इतना सारा पढ़ा, आप लोगों को क्लियर हो गया? ओके, यहाँ पे बेसिकली तीन चार पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में हैं, अरे भाई, पहले पॉइंट में ये बोला गया है कि हमारे पास जो है वो डिजीज को ना मिनिमाइज करना है, उसके कॉजेटिव एजेंट को कम करना है बाय डिफरेंट डिफरेंट, और हमें, जी जी, मौलाना की तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, पता नहीं ये लोग मौलाना की गुफ्तगू इन लोगों ने सुनी ही नहीं है, मुझे आपने ही सिर्फ कैच कर लिया। ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट्स को, ठीक है, एलिमिनेट द बायोलॉजिकल कॉजेटिव एजेंट, साथ साथ में रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डिजीज, ठीक है, कंडक्ट प्रोटेक्टिव ट्रायल्स टू असेस द इफेक्टिवनेस, ठीक है, जो हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी पॉलिसी कर रहे हैं तो उसका क्या कोई एडवांटेज है। दूसरा, कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन, मतलब अवेयरनेस थ्रू प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूडिंग ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है, तो इसके अंदर मतलब प्रॉपर मेडिसिन लें, प्रॉपर वैक्सीनेशंस करवाएं, प्रॉपर थेरेपीज लें। ठीक है, और अंडरस्कोरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन मतलब ये खुद के जो डॉक्टर बने रहते हैं ना, मेरे सर पे दर्द है, हाँ भाई तुम ये खा लो। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इज एज डेंजरस एज कैंसर। जस्ट जोकिंग। हाँ, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल गले में दर्द होता है तो हल्का सा ऑगमेंटिन ले लो, ठीक है, तो दिस इज नॉट गुड। मेडिकेशन प्रॉपर तमीज से, और सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें और पर्सनल प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस लें, ठीक है, डॉक्टर के साथ। तो ये 3-4 पॉइंट मेरे मेन पॉइंट्स हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन जैसे एंटीबायोटिक के केस में, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी बढ़ रही है आजकल कि उससे फिर बाद में लाइफ फेटल कंडीशंस हो सकती है ना।
थोड़ी बहुत चल सकती है, चलो पैनाडोल चल सकती है, बाकी चल सकती हैं। ओटीसी वाली जितनी मेडिसिन है उनके लिए तो चलो सही है, लेकिन जो मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक्स हैं या कोई ऐसी चीजें हैं तो उनके लिए नहीं है। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब जो आपको आसानी से मिल जाती हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, दीज आर कॉल्ड ओटीसी ड्रग्स। ठीक है। उसके बाद है वैक्सीन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो आज हमारा पूरे वैक्सीन के ऊपर ही चलता रहेगा। वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। दे कैरी अ मॉलिक्यूल यूजुअली बट नॉट नेसेसरीली प्रोटीन, ठीक है, that elicit an immune response thereby providing protective immunity against the potential pathogen। ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं कुछ, ठीक है, कुछ पूरा का पूरा वायरस हो सकता है, पूरा का पूरा बैक्टीरिया हो सकता है, और वो क्या करता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जो पोटेंशियल पैथोजन हमारी बॉडी में आ सकता है। वैक्सीन इज यूज्ड टू बूस्ट द बेबी इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट द सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस। ठीक है, आजकल देखो, पहले जो फीटल एवरेज लाइफ थी वो बहुत कम थी। ठीक है, बहुत जल्दी बच्चे उनकी डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, मर जाते थे। ठीक है, जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते थे वो जल्दी मर जाते थे। लेकिन आजकल क्या है, वैक्सीन्स आ गई हैं और वैक्सीन्स ने इस चीज़ को बढ़ा दिया है। ठीक है, और जो हमारे पास डेथ रेट है या मोर्टेलिटी रेट है इन्फेंट्स का, वो काफ़ी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और जो सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होते हैं वो भी कम हो गए हैं। देखा होगा ना अपने बच्चे को, हर 21 दिन बाद ये वैक्सीन लगाओ तो ये लगाओ तो वो लगाओ तो फलाना लगाओ तो ये करो तो वो करो। नहीं, मुझे पता नहीं खैर, लेकिन वैसे एक चीज़ है, हम अगर कुरान के एस्पेक्ट से देखें तो हाँ, ये बात सही है, साइंस के कुछ एस्पेक्ट से। लेकिन पहले पता है, पहले पहले जो नबी आते थे उनकी उम्र कितनी होती थी, कितनी लंबी लंबी उम्र होती थी। खैर उस टाइम पे तो कोई मेडिसिन नहीं थी। खैर भाई, दिस इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। खैर लेकिन ठीक है, लेकिन आजकल वैक्सीन का है रोल है। इसका हम अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं, पाकिस्तान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। जब पाकिस्तान बना था ना तो उस वक्त लाइफ एक्सपेक्टेंसी आई थिंक 30 साल 35 साल थी प्रोबेबली। और अब पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ जो है वो 60 ईयर से अबव से चली गई है। क्यों? ड्यू टू द वैक्सीन, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ गुड मेडिकेशंस। ठीक है, वैक्सीन यूज अच्छा बूस्ट इम्यून सिस्टम और थ्रेटिंग। वैक्सीन कैन बी प्रिपेयर्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया, even eukaryotic protozoans. However, most successful vaccine have been developed against viruses। ठीक है, हाँ मुजीब, यू आर राइट, उस हिसाब से यू आर राइट, यू आर राइट। ठीक है, तो वैक्सीन हम किस किस के अगेंस्ट डेवलप करते हैं? वायरसेस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और प्रोटोजोन्स जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके अगेंस्ट भी वैक्सीन हमने डेवलप की हुई हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, या हमारे पास प्रोटोजोन्स के अगेंस्ट भी वैक्सीन डेवलप की गई हैं। ठीक है, तो ये तीन, लेकिन मेजोरिटी ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं, जो छोटे लेवल मतलब छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा वैक्सीन जो काम कर रही है तो वो वायरस के अगेंस्ट अच्छे से काम कर रही है। अच्छा, पहली जो वैक्सीन थी जो स्मॉल पॉक्स की थी। स्मॉल पॉक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बहुत बुरी डिजीज थी। ठीक है, तो बहुत डिजीज ये होती थी, और उस वक्त जो है वो एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था, उसने इसको किया था। जी जी, हमारे स्कूल में भी आते थे। एडवर्ड जेनर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, छोटे से 5 साल के बच्चे को उन्होंने जो है वो कर दिया था, और उन्हें जो है इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी, और वहां से वैक्सीन का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, सो smallpox vaccine using cowpox as a vaccine. Rabies was the first virus attenuated in the lab to create vaccine for humans। ठीक है, तो रेबीज का पहली बार बनाया गया। उसके बाद वैक्सीन इज अ मेडिकल सस्पेंशन गिवन टू प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर अ डिजीज। Vaccine use a variety of different substances ranging from dead organism to genetically engineered antigens to defend the
बॉडी अगेंस्ट पैथोजन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, जो वैक्सीन होती है ना हमारे पास, देखो उसको बनाते कैसे। तो यहाँ पे वो चीज बताइए, वैक्सीन्स आर अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस रेंजिंग फ्रॉम डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई बार जो वायरस होता है ना, फॉर एग्जांपल ये वायरस है, तो इसको हम हीट कर देते हैं, हीट करने के बाद ये डेड हो जाता है, ठीक है। अब डेड हो गया तो ना, अब ये डिजीज नहीं कॉज करेगा, और हम इसको फिर जो है वो इसको सस्पेंशन बना के उसको लगा लेते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीजन, ठीक है, एंटीजन क्या होती है, कोई ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जैसे मैंने आप लोगों को RH एंटीजन बताया था, एंटीजन ए बी बताया था, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। तो इसी तरह से कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी फॉरेन वाली चीज जो आपके ब्लड में जाए, बॉडी में जाए और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, उसे हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है। तो जो वायरस की जो फॉर एग्जांपल कोविड 19 के अगेंस्ट जो बनाया गया है, तो कोविड 19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन है, जैसे हमारे पास RNA वाली जो वैक्सीन है, ठीक है, RNA बेस्ड जो वैक्सीन है, तो वो इसी कैटेगरी में, जेनेटिकली मॉडिफाइड एंटीजन की कैटेगरी में आता है। उसमें स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट वैक्सीन बनी, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को ये, या नहीं बताया था? तो स्पाइक प्रोटीन जो है, वायरस था ना ऐसे, उसकी सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन है, तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस स्पाइक प्रोटीन का RNA लिया, ठीक है। इस RNA को क्या किया, इस RNA को एक चीज होती है जिसको लिपिड, विच इज कॉल्ड लिपिड नैनो पार्टिकल, उसके अंदर फिक्स कर दिया, बन गई वैक्सीन। इसको डाल देते हैं फिर वायल्स के अंदर और लगा देते हैं आप लोगों को। ये जब बॉडी के अंदर जाता है तो ये RNA हमारे सेल में जाता है, हमारे सेल में जाएगा तो हमारे सेल में क्या करेगा, ये किस चीज का वो है, तो ये स्पाइक प्रोटीन का वो है। तो ये स्पाइक प्रोटीन में जैसे, तो स्पाइक प्रोटीन ही बनाएगा, और ये स्पाइक प्रोटीन हमारे हमारे सेल्स के ऊपर जाके एक्सप्रेस होगी। जिस तरह से वायरस के सेल पे एक्सप्रेस होगी ना, तो ये हमारे सेल के ऊपर ऐसे जैसे जाके एक्सप्रेस होगी। अब यहाँ से जहां भी इम्यून सिस्टम गुजरेंगे ना सेल्स, वो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर इस सेल को मार देंगे। जब इस सेल को मार देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरी ब्लड में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो गॉट इट, एंटीजन को जेनेटिकली इंजीनियर्ड कैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वैक्सीन, कोविड 19 और मोडर्ना की, दीज आर लाइक जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीन्स चेंज द इम्यून सिस्टम बाय प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। ये हमारे ब्लड में क्या करती हैं, एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं, ठीक है, एंड इफेक्टिवली अटैक डिजीज कॉजिंग। ओके, सो जैसे ही हमारे पास देखो ये स्पाइक प्रोटीन आई ना, तो स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी में आएगी, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो ये लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, लॉन्ग टर्म में एंटीबॉडीज बनाएगा। जब एंटीबॉडीज बनाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एंटीबॉडीज बनेंगी, तो बस अल्टीमेटली वो एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में रहती हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर जैसे ही उस मीन टाइम में हमें इन्फेक्शन होता है तो वो उसको पकड़ के मार देती है, खत्म। वो एंटीजन, वो एंटीबॉडी जो है वो उसको मार देती, ठीक है। कई बार आप लोगों ने बूस्टर का कॉन्सेप्ट सुना होगा, बूस्टर। तो बूस्टर इसीलिए लगाते हैं कि एक बार जो इम्यून सिस्टम आप लोगों का डेवलप हो गया ना, तो उसके बाद ये एंटीबॉडीज कई तो खत्म हो जाती हैं। बूस्टर डोज लेंगे ना जैसे ही, दोबारा से एंटीबॉडीज बन जाएंगी, ठीक है। तो बूस्टर डोज इसलिए देते हैं। इसके बाद हमारे पास है ओके, इसके बाद व्हेन एंटर द बॉडी प्रिवेंटिंग डिजीज डेवलपमेंट, यहाँ तक तो सब लोगों को क्लियर है ना। इसके बाद हमारे पास है वैक्सीन में कंटेन लाइव एटेनुएटेड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म or part or a product from them capable of stimulating specific immune response comprised of protective antibodies और T cell immunity, ठीक है। T cell immunity क्या होती है, ये specific immunity होती है ना अगेंस्ट लाइक स्पेसिफिक वायरसेस, स्पेसिफिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम वैक्सीन में क्या कर सकते हैं, वैक्सीन में या तो लाइव एटेनुएटेड एनिमल्स होते हैं, लाइव एटेनुएटेड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या उनका कोई पर्टिकुलर पार्ट, जैसे कोविड 19 में हमने स्पाइक प्रोटीन ले लिया, ठीक है। और प्रोडक्ट या उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट अगर है, कोई केमिकल है, कोई भी ऐसी चीज है जो उनके वहां पे बन रहा है, वो ले लिया, ठीक है। लेकिन उसकी ये चीज होनी चाहिए कि वो इम्यून सिस्टम को जाके एक्टिवेट करे, ठीक है। और एक चीज ये कि वो पैथोजेनिक नहीं होनी चाहिए, वो अम्यूनोजेनिक होनी चाहिए। अम्यूनोजेनिक मतलब इम्यून सिस्टम को उसको एक्टिवेट करना चाहिए, लेकिन पैथोजेनिक नहीं होनी चाहिए, मतलब डिजीज नहीं कॉज करे वो, ठीक है।
A vaccine should stimulate sufficient number of memory T and B lymphocytes. ठीक है, yield effector T cells and antibody producing B cells. जो एंटीबॉडीज बनती है ना वो B cells बनाते हैं. ठीक है. The viral vaccine should also be able to stimulate high titer of neutralizing antibodies. ठीक है. न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास ये है ना, ये स्पाइक प्रोटीन है. ठीक है. हमारे ब्लड में ना, जैसे ये एंटीबॉडी को इस तरह से बनाते हैं ना, वाई शेप की होती है ना एंटीबॉडी, देखा होगा आप लोगों ने. एंटीबॉडी का साइन कभी देखा है? एंटीबॉडी को ऐसे वाई शेप से हम करते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास लेट सपोज कोविड का स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन. ठीक है. अब ये आके ना इसके साथ चिपक जाएगी और इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, खत्म कर देगी. तो इसको जब खत्म कर देगी स्पाइक प्रोटीन को, तो डिजीज भी नहीं होगी. ठीक है. तो इस तरह की एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज. ठीक है. या मैंने आप लोगों को जो स्लाइड में दिखाया था, जब मैंने आप लोगों को ब्लड ग्रुप वाला एबीओ ब्लड ग्रुप दिखाया था, तो एबीओ ब्लड ग्रुप में जब मैंने स्लाइड्स में आप लोगों को दिखाया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा था जस्ट कि हमारे पास जो अग्लूटिनेशन हुई थी ना, जो क्लंपिंग सी हुई थी, तो जो क्लंपिंग होती है ना वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ही करती हैं. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? बस यहाँ पे मेन पॉइंट्स हैं कैसे कैसे वैक्सीन के क्या क्या होते हैं सोर्सेज. अकॉर्डिंग टू द सीडीसी, सीडीसी स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन. ठीक है. सीडीसी इज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन. यहाँ पे वैक्सीन के बारे में बताया गया है. चलें यार हम ना मेन वैक्सीन्स की बात करते हैं. ओके. वैक्सीनेशन वर्सेस इम्यूनाइजेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्सीन्स, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स. ओके. सो सबसे पहले ना यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. यहाँ पे बेसिकली पीछे हिस्ट्री बताई गई सारी और चीजें बताई गई हैं कि किसने डेवलप किया, लुइस पास्चर ने. ठीक है. तो ये आप लोग पढ़ लेंगे घर पे, घर पे पढ़ लेंगे ना, ये इसका कोई मसला तो नहीं. अकॉर्डिंग टू सीडीसी, वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन used to stimulate body immune response against disease. Vaccine are usually administered through needle injection, but sometimes can be administered by mouth or sprayed into nose. ठीक है. The history of vaccine trial down to 1877 when Louis Pasteur developed a vaccine using weakened strain of anthrax Bacillus anthracis. He adapted a methodology of attenuating the culture of anthrax bacillus by incubation at high temperature, इतने टेम्परेचर पे 40 to 43 डिग्री सेल्सियस, and inoculated the attenuated bacilli in the animal, demonstrating the animal receiving inoculation such attenuated strain develop specific protein against anthrax. The concept was successfully demonstrated on a farm Pauli Lee fought in 1881 by vaccination sheep, goat, and cows with attenuated anthrax bacillus. The result is indicated that well फलाना फलाना फलाना. ये हिस्ट्री है, ये पढ़ लेना आप लोग. एटेनुएटेड का मतलब क्या होता है ये अभी आगे वैक्सीन की टाइप में मैं बताऊंगा. एटेनुएटेड में ये होता है कि ना तो वो मरा हुआ होता है और ना ही वो जिंदा होता है. तो हमारे पास लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन होती हैं, किल्ड एटेनुएटेड वैक्सीन होती हैं, फलाना फलाना फलाना. ओके. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्सीन्स यहाँ से हम करते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं भाई? तो वैक्सीन शुड पोजेस सेफ, सेफ होनी चाहिए. वैक्सीन मस्ट बी सेफ एंड मस्ट नॉट बी इटसेल्फ इलनेस और डेथ. ठीक है. वैक्सीन सेफ होनी चाहिए. ठीक है. दूसरा प्रोटेक्टिव, वैक्सीन मस्ट बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू पैथोजन. ठीक है. तो सबसे पहले सेफ होनी चाहिए. जैसे कोविड-19 के केस में आप लोग जो वैक्सीन लगाई तो हल्का सा फ्लू फीवर ये चीज होती थी जस्ट. ठीक है. और कुछ नहीं होता था. कोई ऐसा सीरियस इन्फेक्शन या कोई मतलब कोई सीरियस ऐसा कुछ नहीं होता था. कुछ लोगों में, कुछ इक्का दुक्का लोगों में कुछ केसेस ऐसे आते हैं, लेकिन वैक्सीन मेजोरिटी क्या है, सेफ थी. ठीक है. तो वैक्सीन का सेफ होना जरूरी है बहुत. ठीक है. ऐसा ना हो कि टॉक्सिक हो. ठीक है. दूसरा प्रोटेक्टिव होनी चाहिए. जिस डिजीज के लिए ले रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल कोविड के लिए मैंने वैक्सीन ली है, तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए मुझे कोविड से. ऐसा ना हो कि मैं कोविड की वैक्सीन ले रहा हूँ मुझे प्रोटेक्ट ही ना करे. ठीक है. और वैक्सीन की एफिकेसी कम से कम 50% से ऊपर होनी चाहिए. 50% से ऊपर होनी चाहिए, तभी उसको यूज करेंगे वरना नहीं यूज करेंगे.
ठीक है, 50% का मतलब ये है कि अगर वैक्सीन लगाई तो 50% चांस रहेगा कि आपको डिजीज होगी और 50% रहेगा कि नहीं होगी। ठीक है, कोविड-19 में जो mRNA वाली वैक्सीन थी, उन दोनों की एफिकेसी 95% थी, मोडर्ना और फाइजर बायोनटेक। तो बहुत अच्छी एफिकेसी थी इन दोनों की। ठीक है, इसके बाद सस्टेन्ड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस मस्ट लास्ट फॉर ईयर्स। ये हमारे पास जो सस्टेन, फॉर एग्जांपल जैसे देखो हम बार बार हर एक महीने में तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे ना। उजाला बात करेंगे, अगर टाइप्स में बात करेंगे। ठीक है, और पीछे मैंने थोड़ा सा क्लू दिया है, आगे टाइप में बात करेंगे। तो जो वैक्सीन होनी चाहिए, वैक्सीन होती हैं, वैक्सीन में जो है वो क्या है, ये सस्टेन्ड होनी चाहिए, मतलब देर पा लंबे टाइम तक इम्यून सिस्टम, मतलब एंटीबॉडीज इतने टाइम तक डेवलप हों कि हमारे पास क्या हो। यस, एक एक साल, 2 साल, 6 महीना, 7 महीना, एक साल, तकरीबन इतना तो चले कम से कम। ठीक है, और इससे वैक्सीन से जो है वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बननी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रलाइजिंग। ठीक है, कुछ एक एंटीबॉडीज वो होती हैं कि जो कुछ कर नहीं पाती, बन गई लेकिन वो माइक्रोब को न्यूट्रलाइज ही नहीं कर पाती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यूट्रलाइजिंग होनी चाहिए। ठीक है, लो कॉस्ट होनी चाहिए। अच्छा, इंड्यूस टी सेल्स, तो टी सेल्स स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ना हमें, तो टी सेल्स को भी जो है वो इंड्यूस करना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए वैक्सीन को। ठीक है, बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी, स्टेबल भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब बस वैक्सीन आई, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, फॉर एग्जांपल बॉडी में गई तो डैमेज हो गई, तो हमारी बॉडी के में ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट पीएच के ऊपर वो स्टेबल भी रहनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इजी होनी चाहिए, ईज एडमिनिस्ट्रेशन, और साइड इफेक्ट कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वैक्सीन के अंदर ये प्रॉपर चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कॉमन वैक्सीन कंपोनेंट, वैक्सीन के कॉमन कंपोनेंट्स क्या हैं भाई? तो सबसे पहले तो हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इसमें वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, या वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, या इनका कोई एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, वायरल और बैक्टीरियल एंटीजन दैट डायरेक्टली स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। ठीक है, दूसरा एडजुवेंट, एडजुवेंट क्या होता है? एडजुवेंट हमारे पास हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? बूस्ट अप करता है, हेल्प इन बूस्टिंग द इम्यून रिस्पांस टू वैक्सीन। तो वैक्सीन हमारे क्या करती है? यस, बूस्ट अप करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। ठीक है, जो एडजुवेंट होता है ना, वो वैक्सीन तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है ना, लेकिन साथ साथ में ये और ज्यादा सपोर्ट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा नीचे लेटा हुआ, वो उठ नहीं सकता, ऊपर से एक दोस्त ने जो है वो हाथ दे दिया उसको, वो वैक्सीन है, लेट्स सपोज उसने उसको उठा लिया, और पीछे से नीचे से दूसरे ने धक्का दे के उठा लिया उसको, तो नीचे से धक्का देने वाला एडजॉइंट है और डायरेक्ट हाथ पकड़ के उठाने वाला वैक्सीन है। ठीक है, कई बार जो है वो ना इसके साथ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, ताकि प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब वैक्सीन बनती है ना, उस दौरान कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना हो जाए, तो समटाइम्स जो है वो कुछ बैक्टीरिया, कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे न्यूमाइसिन वगैरह दे देते हैं। स्टेबलाइजर, ठीक है, स्टेबलाइजर भी लगा देते हैं इसके साथ। स्टेबलाइजर मतलब जो उसको स्टेबलाइज करके रखे। ठीक है, तो वैक्सीन को हम जो है वो स्टेबलाइज मतलब स्टेबलाइज करने के लिए क्या चीजें, शुगर हो गया, जेलेटिन हो गया, इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव उसको पुराना होने से बचाएंगे। जैसे प्रिजर्वेटिव फूड में डालते हैं ना, तो वो खराब नहीं होता। जैसे मिल्क में प्रिजर्वेटिव आ गया, तो पाउडर मिल्क अब मतलब 2 साल 3 साल तक उसकी एक्सपायरी आ गई। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास ये भी है। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव हमारे पास ये होते हैं। तो यहाँ पे इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिजर्वेटिव बोला है, थाइम एरिसोल बोला है इसने शायद। और ट्रेस कंपोनेंट, तो ये जो जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड है, तो ये हमारे पास जैसे reducing inactivating ingredient such as formaldehyde and residual cells culture। तो ये मतलब मेन जो वैक्सीन बनने में फॉर्मल्डिहाइड वगैरह का यूज होता है, तो ये ट्रेस कंपोनेंट थोड़े बहुत उसमें रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है टाइप ऑफ वैक्सीन। टाइप ऑफ वैक्सीन में क्या है भाई? एक है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब क्या है? Live attenuated vaccines contain living organism that has been weakened in the lab, so it can not cause disease। ठीक है, तो जैसे पैस्चर साहब ने
42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट किया था ना, तो उससे पूरा का पूरा माइक्रोब मरा नहीं था, वो बस थोड़ा वीक हो गया था। तो ऐसी वैक्सीन्स जो हमारे पास, उनको हम थोड़ा सा हल्का सा हीट दे दें, ठीक है, या उनको थोड़ा सा किसी केमिकल के साथ ट्रीट कर लें, ठीक है, किसी केमिकल के साथ ट्रीट कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, उस जो वो पर्टिकुलर हमारे पास अ, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो पैथोजेनिसिटी है ना, वो कम हो जाएगी। पैथोजेनिसिटी मतलब डिजीज को कॉज करने वाली जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, वो डिजीज कॉज नहीं कर सकेगा, लेकिन ऑल दो इट विल बी इम्यूनोजेनिक, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो ऐसी वैक्सीन को हम क्या कहते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इसमें वीकेंड किया गया है, ठीक है, लैब के अंदर। दीज वैक्सीन evoke immune system of the host preventing from disease as usual, ठीक है। Live attenuated vaccines are relatively easy to create for certain viruses. Vaccine against measles, mumps and chickenpox, for example, are made by this method, ठीक है। तो मीजल्स की, मम्प्स की, चिकन पॉक्स की, ये वाली वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वाले मेथड से बनती है, ठीक है। लाइव एटेन्यूएटेड में हम क्या करेंगे, हल्की हीट देंगे, ताकि क्या क्या बोलते हैं उसे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है, वायरस भी ना मरे, लेकिन हमारी जो वैक्सीन भी है वो भी बन जाए। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आर मोर डिफिकल्ट टू क्रिएट फॉर बैक्टीरिया, वायरसेस में तो ये आसान हो जाता है, बैक्टीरिया में ये बनना मुश्किल है थोड़ा। बैक्टीरिया हैव थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एंड thus मच हार्डर टू कंट्रोल। वायरस का जो जीनोम होता है ना, वो सिंपल होता है, इधर इट इज अ डीएनए और इधर इट इज आरएनए, लेकिन बैक्टीरिया में दोनों चीजें होती हैं, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा, सेल का साइज भी बड़ा होता है, और उसके अंदर क्या होता है, यस, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट, यस, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो उसको अगर हम थोड़ा सा किसी और कंपोनेंट को भी हिलाएंगे ना, तो उसका पूरा सेल आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ वैक्सीन्स के लिए अप्रोच किया गया है इस प्रोसेस को, जिसे विब्रियो क्लोरा के अगेंस्ट, विब्रियो क्लोरा जो हमारे पास क्या कॉज करवाता है, विब्रियो क्लोरा, विब्रियो क्लोरा क्या कॉज करवाता है बताएं, जो सीवियर डायरिया कॉज करवाता है, ठीक है। उसके बाद लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स यूज होल ऑर्गेनिज्म एज अ वैक्सीन एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम एटेन्यूएटेड स्ट्रेन, ठीक है, दैट मोस्ट और कंप्लीटली अवॉइड पैथोजेनिसिटी बट आर केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, वही चीजें जो मैंने आप लोगों को थियोरेटिकली बता दी, ठीक है। इसकी जो है वो एग्जांपल्स में बीसीजी है, टाइफाइड की वैक्सीन है, मीजल्स की वैक्सीन है, मम्प्स की वैक्सीन है, सेबनेस पोलियो की वैक्सीन है, ठीक है, वार वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन, रोटा वायरस की वैक्सीन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक चीज बीसीजी, जो बीसीजी है ना, ये है टीबी की वैक्सीन, ठीक है, टीबी की वैक्सीन, ठीक हो गया। और बीसीजी स्टैंड्स फॉर बिसाइल कलमेट ग्यूरिन, ठीक है, बिसाइल कलमेट ग्यूरिन, बीसीजी की फुल फॉर्म ये है, और ये टीबी की वैक्सीन है। टीबी आपको पता है लिथल डिजीज है बहुत, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। इसके बाद है हमारे पास स्किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। स्किल्ड और इनएक्टिवेटेड नाम से ही क्लियर है, हम इसमें क्या करेंगे, हम हीट इतनी ज्यादा दे देंगे, हीट या केमिकल इतने ज्यादा दे देंगे, इतनी ज्यादा दे देंगे कि हमारे पास क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ठीक है। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड विद केमिकल, हीट और रेडिएशन, सच वैक्सीन आर मोर स्टेबल एंड सेफर देन लाइव वैक्सीन, ठीक है। डेड microorganism cannot mutate back to their disease causing state। अच्छा, लाइव एटेन्यूएटेड में क्या होता है कि थोड़ा ना उसमें ये डेंजरस रहता है कि ऐसा ना हो कि दोबारा से वो एक्टिवेट होके जो है वो पैथोजेनिसिटी या कोई डिजीज कॉज कर दे। किल्ड में ये मसला ही नहीं होता, किल्ड में वो क्या एक्टिवेटेड ही नहीं है, ठीक है। और हमारे पास इसको हम करने के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं,
तो हम इसके लिए हीट यूज करते हैं या केमिकल्स यूज करते हैं? केमिकल्स में जैसे फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं या बीटा प्रोपायोनोलैक्टोन, ठीक है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन। और साथ साथ में ये जो है वो फॉर्मलिन, फॉर्मलिन क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड ही होता है। 37% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मलिन, ठीक है। 37% जो एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका? फॉर्मल्डिहाइड का, उसे हम फॉर्मलिन कहते हैं, ठीक है। ओके, बाकी भाई यहाँ देख लें जो वैक्सीन हैं, इसमें साल्क पोलियो वैक्सीन है, एंथ्रेक्स की वैक्सीन है, कॉलरा की, और ये डिफरेंट डिफरेंट जितनी वैक्सीन है, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, ये देख लें आप लोग, ठीक है। इतनी सारी वैक्सीन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है सब यूनिट वैक्सीन। तो इंस्टेड ऑफ इंटायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें स्पेसिफिक एंटीजन ले लेते हैं। मैं आप लोगों को भेजूंगा ना, ये पूरा भेजूंगा मैं आप लोगों को ये, ठीक है, ठीक है। ओके, सो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हम कोई स्पेसिफिक वो देते हैं, एचपीवी इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। तो एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये वायरस वो होता है जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करवाता है। या पेपिलोमा वायरस इज जो ट्यूमर्स होते हैं बहुत सारे, जो वायरस बेस्ड ट्यूमर्स होते हैं या इन्फेक्शियस ट्यूमर्स होते हैं, वो एचपीवी कर होते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और वायरसेस, दीज आर मोर लीथल ना। फंगस को हम आसानी से ट्रीट कर लेते हैं एंटी फंगल मेडिसिन, ठीक है। और फंगल वाली जो डिजीजेज है ना, वो इतनी ज्यादा स्प्रेड जल्दी नहीं होती है, इस उस तरह से स्प्रेड नहीं होती जितनी ज्यादा जल्दी माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस वाली होती हैं, ठीक है। ओके, सो सब यूनिट वैक्सीन में क्या होता है, हम स्पेसिफिक एक चीज ले लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्पाइक प्रोटीन ले लिया हमने सिर्फ, तो स्पाइक प्रोटीन का मैसेंजर आरएनए ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सब यूनिट वैक्सीन में आएगी। या फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई चीज रिलीज करता है ना, कोई चीज जैसे लेट सपोज एक बैक्टीरिया होता है, वो एक चीज रिलीज करता है लिपिड ए, लिपिड ए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो उस लिपिड ए को, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करके कई बार हम लगा लेते हैं, ठीक है। या कोई पेप्टाइड होता है, या कोई टॉक्सॉइड होता है, टॉक्सॉइड मतलब कोई टॉक्सिक चीज जो बैक्टीरिया या वायरस रिलीज करे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म, सब यूनिट वैक्सीन इंक्लूड ओनली एंटीजन दैट बेस्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, ठीक है, एंड यूज वैक्सीन प्रिपरेशन, ठीक है। इसमें हम स्पेसिफिकली जैसे स्पाइक प्रोटीन अच्छे से एक्टिवेट कर रही थी ना इम्यून सिस्टम को, तभी तो इनकी देखो एफिकेसी 95% आई थी, ठीक है। तो ना पूरे एंटायर ऑर्गेनिज्म को ना लो, उस पर्टिकुलर एंटीजन को ले लो जिसको अच्छे से, जो जो इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर ले। इसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मैक्रो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, और पैथोजन के कुछ सब यूनिट हो सकते हैं। इसमें कोई सिंथेटिक पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई माइक्रोबियल एंटीजन, जैसे देखो ये हमारे पास ये स्पाइक प्रोटीन थी, कोई टॉक्सॉइड, इनएक्टिवेटेड टॉक्सॉइड, और ई टॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन सॉरी। तो बैक्टीरिया का जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं उनको जो है वो इनएक्टिवेट करके कई बार जो है वो वैक्सीन में यूज किया जाता है, ठीक है। डीएनए वैक्सीन, डीएनए बेस्ड वैक्सीन में क्या होगा, एमआरएनए में जैसे क्या था, एमआरएनए में आरएनए था, और डीएनए में क्या होगा, डीएनए वैक्सीन होंगे, सिंपल, ठीक है, डीएनए बेस्ड होगी ये। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन थी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, उनकी जो वैक्सीन थी वो डीएनए बेस्ड वैक्सीन थी, ठीक है। ओके, और इसमें एग्जांपल्स डीएनए बेस्ड वैक्सीन में हमारे पास क्या है, इन्फ्लुएंजा है, हर्बीज वायरस है, ठीक है। आगे देखें, ये पूरी वैक्सीन हैं, देख लें। देखिए कोरोना वायरस की जो वैक्सीन हैं वो सारी डिटेल में यहाँ दी हैं। कॉमन कोल्ड के लिए, डिजीज में क्या कॉमन कोल्ड होता है, सिम्टम्स फीवर, हेडेक, फटीग, पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, साइनोफॉर्म, साइनोवैक, फाइजर, मोडर्ना एंड एस्ट्राजेनेका, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये जब वो बता रहा था तो उसमें भी बताई थी। कोविड की जो वैक्सीन हैं वो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, साइनोफॉर्म, साइनोवैक, फाइजर, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक वी, कोविशील्ड, ये सबका पता होना चाहिए कौन सी किस कंट्री की है। फाइजर बायोनटेक और मोडर्ना की एफिकेसी 95%, स्पुतनिक वी की 97% कह रहा, सॉरी नॉट 79% कह रहा हूँ,
बाकी ये जो साइनोफॉर्म साइनोवैक है ना, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की फॉर्म में थी। ठीक है। फिर आगे भाई पॉक्स वायरस, तो वर्सीलिया। ठीक है। और नीचे पूरा डिटेल में दिया हुआ है सारा, ये आप लोगों के बुक में है, ये आप लोग दिखा लेना। ठीक है। एमएमआर, मम्स, मीजल, मम्स और रुबेला, सबका सबका दिया हुआ है। ठीक है। और सबकी टाइप्स जो है वो, कुछ जो है वो इसमें एटेन्यूएटेड हैं, कुछ लाइव हैं, और कुछ डेड हैं, और कुछ स्पेसिफिक पार्ट है। रोल ऑफ वैक्सीन इन प्रिवेंटिंग पोलियो, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस एंड टेटनस। यस। टाइम 8:03 हो रहे हैं। 8:03 है। ओके चलें भाई, ये रिमेनिंग जो चीज़ है वो हम ना 10 बजे की क्लास लेते हैं, 10 बजे। ठीक है। तो 10 बजे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ओके 10 बजे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, 10 बजे मैं क्लास लूँगा। जी जी कंफर्म इंशाल्लाह। ठीक है। चलिए, होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। यस, एनी क्वेश्चन?